मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सत्यम पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आज अपन पोइम नंबर 3 के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। पोइम नंबर 3 का शीर्षक है कीपिंग क्वाइट। कीप यानी होता है रखना, क्वाइट यानी होता है शांति, और दोनों को एक साथ जोड़ करके एक फ्रेज बना दिया गया है। इस पूरे वाक्यांश का अर्थ है शांत रहो या चुप रहो। पोइम का जो शीर्षक है वो कवि ने यहाँ पर ये रखा है कीपिंग क्वाइट। क्वाइट का स्पेलिंग है, इस पे आप गौर करना। QUIET वाला क्वाइट है। QU ये ई जब बाद में चला जाएगा तो क्वाइट हो गया। क्वाइट यानी बिल्कुल पूर्णतः। ये क्वाइट है कीपिंग क्वाइट। अर्थात इस पोइम का टाइटल कवि ने ये रखा है कि हम प्रकृति की कई प्रकार के ऐसे संकेत हैं जिन्हें बिना किसी शोरगुल के, बिना किसी हो हल्ले या आवाज के भी अपन पहचान सकते हैं शांत रह करके। इसलिए पोइम का शीर्षक ही रखा गया है शांत रहो चुप रहो। इस पोइम के पोइट कवि पैब्लो नेरुदा है। पैब्लो नेरुदा ये इनका पेन नेम है। पेन नेम मतलब कलम नाम। कोई भी कवि है वह अपना पेन नेम रखता है, तो ये इनका पेन नेम है। और इनका जो पूरा नाम है वो है नेप्टाली रिकार्डो रेस बेसाल्टो। ये जो यहाँ पर लिखा गया है ये 4 शब्दों का ये इनका सही और पूरा नाम है। और इनका पेन नेम रखा गया है पैब्लो नेरुदा। पैब्लो नेरुदा का जन्म 12 जुलाई 1904 को हुआ। पैब्लो नेरुदा चिली देश है एक, उसके पैराल नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ 12 जुलाई 1904 को। और इनकी मृत्यु हुई 23 सितंबर 1973 को। इसी देश में सेंटियागो जगह है, वहां पे सेंटियागो स्थान पर इनकी मृत्यु, इनकी डेथ 23 सितंबर 1973 को हुई। साहित्य के लिए इन्होंने बहुत सारी कृतियां लिखी हैं, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। इनकी जितने भी पोइम्स हैं उनकी भाषा हमेशा सरल रहती है, सरल इनकी लेखन शैली है। और उसमें इन्होंने बिल्कुल सरल शब्दों में पोइम का सारांश, कोई भी पोइम लिखी उसका सारांश समझाया है, बताया है। इनको अवार्ड्स की बात करें तो साहित्य के लिए इनको कई प्रकार के अवार्ड मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार जो इनको मिला है वह नोबेल प्राइज है। नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला है साहित्य के लिए 1973 में। लिटरेचर के लिए इनको नोबेल पुरस्कार 1973 में, 73 में तो इनकी मृत्यु हुई, 1971 में मृत्यु से 2 वर्ष पहले इनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी इनको मिला है। तो इन्होंने इस पोएम का टाइटल रखा है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का अर्थ है शांत रहो चुप रहो। ऐसा अक्सर आप बहुत बार सुनते होंगे, घर पर आप रहते हैं, घर पे भी आप ये सुनते होंगे शांत रहो चुप रहो। स्कूल में तो सुनते ही सुनते हैं, विद्यालय में आप किसी भी कक्षा में बैठे हो आपको कोई ना कोई टीचर टोक ही देता है चुप रहो या शांत रहो। तो कवि इसमें ये कहना चाहता है कि एक बार देखें अपन किसी प्रकार का कोई शोरगुल नहीं करते हैं, कोई आवाज नहीं करते हैं, शांत रह करके प्रकृति के इशारों को अनुभव करते हैं, प्रकृति के संकेतों को अनुभव करते हैं, तो देखिए संसार में किस प्रकार की शांति होती है। ये सिर्फ अपने क्षेत्र या अपने देश गांव की बात नहीं करता है, ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जिस प्रकार से अशांति है वो किस कारण से है। वो कई प्रकार की युद्धों को लेकर के, कई प्रकार की और धारणाओं को लेकर के है। तो एक बार अपन सब शांत रह करके देखें क्या होता है, इसलिए इन्होंने इस पोएम का टाइटल कीपिंग क्वाइट रखा है। तो सबसे पहले तो आप टाइटल का अर्थ करें, कीपिंग क्वाइट का मतलब है शांति रहना, चुप रहना। अभी इसमें जो पहला स्टैंजा है इसमें सिर्फ 2 पंक्तियां हैं। ये 2 पंक्तियों से इस पोएम की शुरुआत कर रहा है। हम सबको ये कह रहा है, इसमें फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में भी हम सब हैं। वी आई में ये नहीं लिखी गई है फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन में इसमें है वी। वी का मतलब हम का मतलब हम सब, हम सब का मतलब पूरी दुनिया के वर्ल्ड के लोगों की बात करता है इस पोएम में। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब यहाँ पे आप ये ध्यान देंगे वी के बाद में यहाँ पे लिखा है विल, इसमें भी वी के बाद में लिखा है विल। अगर फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेल आती है। फर्स्ट पर्सन है आई और वी, उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेल आती है।
लेकिन जहां पे डिटर्मिनेशन हो, जहां पे दृढ़ निश्चय हो, जहां पे मॉडल की बात करें तो वहां पे आई और वी के साथ में अगर विल आता है तो वहां से एक डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय, ये मानो कि वहां एक प्रतिज्ञा, एक संकल्प पैदा होता है। इसलिए कह रहा है हमें सिर्फ ऐसे भविष्य में ऐसा करेंगे ऐसा नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि हम अभी से दृढ़ निश्चय के साथ में ऐसा करेंगे, शांत रहने का निश्चय करेंगे। नाउ, नाउ यानी अब, नाउ मीन्स क्या होता है, अभी, वी हम, विल काउंट गिनेंगे, काउंट मीन्स होता है गिनना, गिनती करना। अब हम गिनेंगे टू 12 है, 12 तक, 12 मीन्स 12, 12 गिनती की जो काउंटिंग की 12 12 है, 12 तक हम गिनेंगे। ऐसा ये कहता है कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 यहां तक गिनेंगे। इतने गिनती में बोलूंगा, 1 से लेकर के 12 तक हम काउंट करेंगे, काउंट यानी गिनती करना, गिनना। एंड और वी विल ऑल, हम सब, वी ऑल हम सब, विल कीप हो जाएंगे, स्टिल स्थिर, कीप यानी रखना, हम रखेंगे, हम हो जाएंगे स्टिल, STILL वाला स्टिल है, स्टिल मीन्स होता है स्थिर या शांत, और हम शांत हो जाएंगे, हम स्थिर हो जाएंगे, हम कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, कोई हलचल नहीं करेंगे, चुप रहेंगे। जैसे ही मैं 12 तक गिनूंगा हम सभी चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। ऐसा ही इस पोएम की शुरुआत करता है कह करके। नाउ वी विल काउंट टू 12 है, अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब फिर शांत हो जाएंगे। STILL स्टिल, स्टिल माने होता है अभी तक, अगर ये एडवर्ब के रूप में है तो इसका मतलब क्या है, अभी तक स्टिल। और स्टिल का मतलब यहाँ पे है शांत या स्थिर, स्टिल का मतलब क्या है, शांति, स्थिर, जिसमें किसी प्रकार की कोई हलचल हरकतें नहीं हो। तो ये कहता है कवि कि हम सब, अकेले के लिए नहीं कह रहा है, हम सभी अब 12 तक गिनेंगे और उसके बाद में हम सभी बिल्कुल शांत रहेंगे, चुप रहेंगे। और वंस, ये एक नया स्टेंजा है यहाँ से यहाँ तक का 4 पंक्तियों का, इस पे आप ध्यान दें। फॉर वंस, एक बार के लिए, वंस मीन्स क्या होता है, एक बार, फॉर वंस एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फेस मानी चेहरा होता है, और यहाँ पे फेस ऑफ द अर्थ है, तो इसका धरातल अर्थ हो गया धरती, और धरती का जो ऊपरी हिस्सा है जहां पे अपन रहते हैं उसे अपन कहते हैं फेस ऑफ द अर्थ। अर्थ में यहाँ पे ई कैपिटल लिखा गया, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी, धरती के चेहरे अर्थात धरातल पे, यानी इस धरती पर। कवि कहता है एक बार के लिए इस धरती पर, इस पूरी धरती पर, पृथ्वी पे, चाहे वो कोई सा भी देश है, इस धरती पे, पृथ्वी पे, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। एक बार के लिए इस पृथ्वी पे, लेट अस का मतलब यहाँ पे है चलो हम सब। लेट का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं आपको पता है, लेट का प्रयोग हमेशा अपन कोई प्रपोजल रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, या कोई सजेशन देते हैं। सजेशन का मतलब सुझाव, अगर सुझाव देते हैं चलो खेलें, चलो घर चलें, चलो पढ़ाई करें, तो ऐसे जहां पे भाव प्रकट होते हैं वहां पे इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या आता है, लेट का प्रयोग किया जाता है। और एपोस्ट्रोफ के बाद में एस है यहाँ पे, तो ये अस, लेट्स, वी, तो वी का यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो गया, अस। चलो हम नॉट स्पीक, नहीं बोलें, स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलना, लेट्स नॉट स्पीक, चलो हम ऐसा करते हैं कि हम बिल्कुल नहीं बोलें, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में, एनी यानी कोई, और लैंग्वेज यानी भाषा, लैंग्वेज मीन्स क्या होता है, भाषा, किसी भी भाषा में, अर्थात हिंदी हो, अंग्रेजी हो, किसी भी देश की कोई भी लैंग्वेज है, किसी भी भाषा में अपन एक बार के लिए बात नहीं करें। इस धरती पर मतलब पूरे वर्ल्ड में, अर्थ यानी पृथ्वी, पूरे संसार में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन कोई से भी देश के व्यक्ति नहीं बोले, सब चुप रहे। लेट्स स्टॉप, चलो हम बंद कर दें, लेट्स स्टॉप, स्टॉप मीन्स क्या होता है, बंद करना। फॉर 1 सेकेंड, एक सेकंड के लिए, सेकंड, सेकंड का मतलब पल या क्षण, सेकंड, एक सेकंड के लिए चलो हम बंद कर दें, एंड नॉट मूव, और नहीं हिलाएं, आवर आर्म्स, हमारे भुजाओं को, आर्म यानी क्या होता है, बाहें,
भुजा, आर्म यानी बाहें, भुजा यानी हाथ। एक बार के लिए चलो हम हमारे हाथों को भी बिल्कुल मूव नहीं कराते हैं। मूव यानी हिलना या हिलाना। सो मच, इतना अधिक। कहने का तात्पर्य है कि दुनिया में एक देश दूसरे देश से जिस प्रकार से नफरत करके, युद्ध करके, अपने हाथों से लड़ाई करके और अशांति फैला रहा है, उस चीज को अपन एक बार के लिए बंद करके देखें। ऐसा इसमें कवि का भाव है। क्योंकि ये जिस महाद्वीप से आता है वहां पे शिक्षा का प्रचार प्रसार कम है, इसलिए कवि पैब्लो नेरुदा ने एक बार पूरे वर्ल्ड को शांति रखने के लिए, पूरे विश्व को शांति रखने के लिए संदेश देते हुए इस पोएम का पहला स्टेंजा उन्होंने शुरू किया है। एक बार आप इसकी पूरी स्टेंजा फिर से गौर करेंगे। कवि शुरुआत में क्या कहता है कि अब हम 12 तक गिनेंगे और उसके बाद में हम सभी चुप हो जाएंगे, कोई नहीं बोलेगा, ऐसा ही कहता है। क्योंकि एक से लेके 12 तक गिनती का, गिनने का क्या मतलब है? गिनने का मतलब है कि अपन ऐसे गिनेंगे तो जो भी है सब एक बार ध्यान दे लेंगे, इसलिए सब ध्यान दे करके सब एक साथ चुप ही हो जाए। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कवि कहते हैं कि एक बार धरती के इस चेहरे अर्थात पृथ्वी पर जहां कहीं भी पूरे विश्व में कोई व्यक्ति रहता है वो सब, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, चलो हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और हम 1 सेकेंड के लिए सब कुछ स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। एंड नॉट मूव, और नहीं हिलाते हैं आवर आर्म्स सो मच, और हम अपने हाथ पैरों को भी इतना अधिक नहीं हिलाते हैं, यानी पूर्णतः हम एक बार शांति रहते। अब इस पोएम का तीसरा स्टंजा है इट वुड बी। यहां पे इट किसके लिए है? उस समय के लिए जब हम सब शांत रहेंगे। इट वुड बी एन exotic moment, exotic moment, without rush, without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. Strange से बना strangeness, ये नाउन हो गया। It would be, कवि पैब्लो नेरुदा कहते हैं कि जब हम 12 तक गिनेंगे सब व्यक्ति शांत हो जाएंगे, एक बार के लिए इस पूरी पृथ्वी पर अपन किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, सारे कार्य बंद कर देंगे। वह पल, वह क्षण, मोमेंट यानी क्या होता है? पल या क्षण। वह पल, वह क्षण एक बहुत ही उत्साहित कर देने वाला, एक्जोटिक का मतलब है विचित्र, अजीब, उत्साहित कर देने वाला, वह बहुत ही उत्साहित कर देने वाला, आनंदित कर देने वाला या विचित्र पल होगा, अजीब पल होगा। विदाउट रस, जिसमें कोई भागदौड़ नहीं होगी। रस मानी होता है भागदौड़, रस का मतलब है भागदौड़, इधर उधर भागना, लपकना। रस अचानक से तेजी से दौड़ना। रन, रन का मतलब है आराम से दौड़ना। रस यानी तेजी से दौड़ना, लपकना, भागदौड़ करते रहना। विदाउट यानी के बिना। तो जब सब व्यक्ति चुप रहेंगे, कोई व्यक्ति हलचल नहीं करेगा, हरकत नहीं करेगा, तब कैसा समय होगा? वह पल बहुत ही विचित्र पल होगा, जिसमें कि किसी प्रकार की भागदौड़ नहीं होगी। विदाउट इंजिन्स, और जिसमें किसी प्रकार का शोरगुल नहीं होगा। इंजन का मतलब यहां पर आवाज से है। इंजन का मतलब यहां पर जो कई प्रकार की इंजन टाइप कंटिन्यू लगातार जो आवाजें आती हैं, बाजार की हो और कोई आवाजें हो जो कंटिन्यू लगातार एक धुन में चलने वाली आवाजें हैं, उसके लिए यहाँ पे इंजन शब्द का प्रयोग किया गया है। ये ध्यान रखें, शोरगुल, यहाँ पे इस इंजन का अर्थ है शोरगुल। बिना किसी शोरगुल के, बिना किसी भागदौड़ के वह पल बहुत ही शानदार पल होगा, बहुत ही एक्जोटिक पल होगा। वी वुड, हम सब, वी यानी हम, ऑल यानी सब, वी ऑल वुड बी होंगे, टुगेदर साथ साथ, और उस समय में हम सब एक साथ होंगे, हम सब साथ साथ रहेंगे। अशांति हो रही है, इसका मतलब सब लोग एक साथ नहीं रह रहे हैं। तो वह कहता है कि जो पल बिल्कुल शांति वाला पल होगा, उस पल में हम सब बिल्कुल टुगेदर रहेंगे, साथ साथ रहेंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और वह अचानक से एक विचित्रता रहेगी। सडन यानी आकस्मिक, अचानक, एकदम से, सडनली। और स्ट्रेंज यानी अजीब होता है, और स्ट्रेंजनेस का मतलब है अजीबपन यानी विचित्रता। और वह पल बहुत ही एक अचानक से होने वाली विचित्रता वाला पल होगा, जब भी संसार के सब व्यक्ति शांत रहेंगे। तो इस तीसरी स्ट्रेंजा में आप ये ध्यान रखना क्या कह रहा है कवि। कवि ये कहता है
कि जब हम सब शांत हो जाएंगे तो वह पल बहुत ही शानदार पल होगा, जिसमें कोई भागदौड़ नहीं होगी, जिसमें किसी प्रकार का शोरगुल नहीं होगा, और हम सब अचानक से एक विचित्र प्रकार की विचित्रता के साथ में शांत रहेंगे और एक साथ रहेंगे, अर्थात चुप रहेंगे। इस सारे जो स्टैंजाज है इस पोइम में, उसका अंतिम पंक्तियों में एक अलग भावार्थ आएगा, तो आप इनको पढ़ें। इसमें 4-5 मीनिंग है जो न्यू है आपके लिए, उनको आप थोड़ा लिख के अलग से याद कर लें। अगला स्टेंजा 4 नंबर का जो स्टेंजा वो क्या कहता है? फिशरमैन, फिशरमैन यानी मछुआरे, मछली पकड़ने वाले। FISH फिश मीन्स क्या होता है? मछली। फिश, और फिश का प्लूरल भी फिश होता है, और फिश यदि कई प्रकार की है, डिफरेंट काइंड, कई प्रकार की, अलग अलग प्रकार की यदि मछलियां हैं तो उसके लिए फिशेज भी होता है, SH इसलिए ES लग जाएगा। और फिशरमैन ये प्लूरल है, यहाँ ध्यान रखना, MEN लिखा है, MAN मैन यानी तो सिंगुलर हो जाएगा, और MEN लिखा है तो ये प्लूरल है। फिशरमैन मछुआरे, इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में। कोल्ड का मतलब यहाँ पे है शांत, और कोल्ड का दूसरा अर्थ यहाँ पे है भाव शून्य, जिनके मन में कोई फीलिंग नहीं है, कोई भावना ही नहीं है, ऐसे कोल्ड स्थानों पे, कोल्ड जगहों पे, ऐसा ये कहता है। और सी मानी यहाँ पे समुद्र, सी का क्या मीन्स है? सी यानी समुद्र, SEAC यानी समुद्र, एक SW होता है, सी यानी देखना, और एक SHC ये प्रोनाउन है, सी मीन्स वह स्त्रीलिंग। तो सी यानी समुद्र, कोल्ड यानी ठंडे, और उन ठंडे समुद्रों में, उन ठंडे समुद्रों के पानी के अंदर मछुआरे, मछली पकड़ने वाले, वुड नॉट हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हार्म यानी क्या होता है? नुकसान पहुंचाना, हार्म यानी नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना। वेल्स, वेल मछली होती है, वेल मछली जिसमें ब्लू वेल भी होती है, वेल मछली जो सबसे बड़ी मछली है। तो वेल मछली का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो समुद्री जीव हैं, यहाँ पे वेल पूरे समुद्री जीवों के लिए यहाँ पे शब्द को काम में लिया गया है। और जब सब व्यक्ति शांत रहेंगे तो व्यक्ति व्यक्ति को ही नहीं अपितु जीव जंतुओं को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वेल का मतलब है किसी भी जीव को वह समुद्र में नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मछुआरे। एंड और द मैन, और वह व्यक्ति, मैन यानी व्यक्ति, ये सिंगुलर लिखा गया, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। और वह व्यक्ति गैदरिंग, जो इकट्ठा करता है, गैदर मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना, एकत्रित करना। साल्ट, नमक, साल्ट माने होता है नमक, नमक को जो एकत्रित करने वाले लोग हैं, जो नमक के लिए कार्य कर रहे हैं, नमक खारापन का प्रतीक है, नमक को एकत्रित करने वाले, नमक को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति भी वुड लुक, वह भी देख पाएगा, अर्थात उसको भी आराम मिलेगा। नमक में जो कार्य करते हैं तो उनके हाथ और पैर, जहां जहां वो ज्यादा नमक में लगे रहते हैं, वहां वो हाथ और पैर का हिस्सा सड़ जाता है, गल जाता है, तो उन्हें काफी हर्ट होता है। तो वह कहता है कि अपने हर्ट, हर्ट यानी चोटिल, चोट लगे हुए, घाव वाले, हैंड्स यानी होता है हाथ, और वह व्यक्ति जो नमक के लिए कार्य कर रहा है, जो नमक की झीलों में काम करता है, वह व्यक्ति भी अपने सड़े गले हाथों को देखने का उसको अवसर ही मिल जाएगा, अपने चोटिल हाथों को देखने का उसको अवसर ही मिलेगा, अगर अपन सब शांत रहेंगे, अगर कोई किसी प्रकार से शोरगुल नहीं करेगा, अगर कोई किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, तो पूरे विश्व के सब लोग शांति से रहेंगे। यहाँ पर इन्होंने 2 व्यक्तियों के उदाहरण के माध्यम से इस स्टेंजा पोइट ने समझाया है। पोइट ने एक तो समझाया फिशरमैन के माध्यम से, फिशरमैन मछुआरे, और दूसरा इसमें वह है साल्टमैन, नमक में काम करने वाला व्यक्ति। तो कवि कहता है कि वे मछुआरे जो कि ठंडे समुद्र में भी व्हेल मछलियों को पकड़ते हैं, वो भी किसी प्रकार की हरकत नहीं करेंगे, एक बार के लिए सब चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, तो जितने भी समुद्री जीव हैं व्हेल मछली सहित उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और वह व्यक्ति जो नमक एकत्रित करता है, उसके हाथ बड़े चोटिल हो चुके हैं, हर्ट हैंड्स उसके हाथ हैं, उनको वह लुक, लुक माने होता है देखना, यहाँ पे इसका अर्थ देखभाल करना, उनकी भी वह देखभाल कर पाएगा, उन्हें भी वह देख पाएगा। अगला स्टेंजा इसका, दोज वे व्यक्ति, हु यानी जो, अब उनकी बात करता है। इस स्टेंजा में उन व्यक्तियों की बात कर रहा है जो युद्ध चाहते हैं, जो युद्ध करते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, विश्व में अशांति फैलाते हैं, उन लोगों की ये बात कर रहा है। दोज, दोज यहाँ पे किसका प्रतीक है? दोज का मतलब वो कौन? जो युद्ध करते हैं, वे लोग, हु प्रिपेयर, जो तैयारी करते हैं, प्रिपेयर माने होता है तैयार होना, तैयार करना, तैयारी करना, ग्रीन वॉर्स
हरित युद्धों की। ग्रीन का मतलब है हरा, हरा का मतलब पर्यावरण से, और वॉर होता है युद्ध। WARS वॉर्समैन क्या होता है? युद्ध, बहुवचन है, खूब सारे युद्ध है, लड़ाइयां। और वे व्यक्ति जो हरित युद्धों की तैयारी करते हैं, वॉर्स विथ गैस, और जो कि गैस का मतलब गैसोलीन से है, गैस से बनने वाले कई प्रकार के खतरनाक हथियार, गैस से बनने वाले कई प्रकार के बम वगैरह, कई प्रकार की ऐसी खतरनाक मिसाइलें और कई प्रकार की चीजें, उनसे जो युद्ध करते हैं यानी विश्व में अशांति का कारण बनाते हैं, वो सब व्यक्ति वॉर्स विथ फायर, और जो आग से युद्ध करते हैं। फायर मीन्स होता है आग, फायर का मतलब भी वही चीजें हैं, कई प्रकार के परमाणु वाले जो चीजें बनाते हैं। फायर, फायर मीन्स आग। वॉर्स विथ फायर, वॉर्स विथ गैस, वे व्यक्ति जो कि हरित युद्धों की तैयारी करते हैं, जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने की तैयारी करते हैं, और वे व्यक्ति जो कि गैस से और जो कि आग से यानी आग्नेय अस्त्रों से और गैस वाले अस्त्रों से जो कि युद्ध की तैयारी करते हैं, ऐसे लोग विक्ट्री, जीत तो जाते हैं, विक्ट्री माने होता है जीत या विजय। ऐसे व्यक्ति जो बड़े बड़े हथियार रखते हैं, जो बड़े बड़े हथियार बनाते हैं, विक्ट्री, जीत जाते हैं, क्योंकि उनके पास में इस प्रकार के आधुनिक अशांति फैलाने वाले बहुत खतरनाक उपकरण हैं, हथियार हैं, अस्त्र हैं, तो वो जीत जाते हैं, उनकी विक्ट्री होती है यानी विजय होती है। विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन पीछे कोई नहीं बचता है। नो यानी नहीं, और सर्वाइव मिस होता है अस्तित्व में रहने वाला, सर्वाइवर अस्तित्व में रहने वाला, जो बच गया शेष वही जिसका अस्तित्व है, लेकिन पीछे कोई नहीं बचता है। वो लोग जीत जाते हैं जो बड़े बड़े युद्ध करते हैं, देशों को नष्ट कर देते हैं, ऐसे लोग जीत जाते हैं, लेकिन उनकी जीत को देखने वाला कोई पीछे बचता नहीं है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, और ऐसे युद्ध होने के बाद में जब संसार के सब व्यक्ति मर जाएंगे, सब इंसान मर जाएंगे, उसके बाद में अर्थात वुड पुट ऑन, वे पहनेंगे, पुट यानी रखना, लेकिन पुट ऑन, ऑन भी साथ में लगाइए, फेजल वर्ब है, पुट ऑन यानी पहनना। और क्लीन मानी होता है स्वच्छ या साफ, क्लीन का क्या अर्थ है? साफ, स्वच्छ, और क्लॉथ यानी कपड़े। और फिर ऐसे लोग बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। अर्थात इन तीनों पंक्तियों में आप ये ध्यान देना, ये उन व्यक्तियों के लिए कहा जा रहा है जो युद्ध में मर गए। अर्थात अगर भयंकर फायर से चलने वाले, गैस से चलने वाले और भी कई प्रकार के यदि हथियार बनाए जाएंगे, उन्हें काम में लिए जाएंगे, तो ये कहता है कि देश में शांति नहीं होगी, वहां पे अशांति होगी। और जब वो इन हथियारों से युद्ध करेंगे तो वो जीत तो जाएंगे, लेकिन पीछे कोई बचेगा नहीं, अर्थात किसी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, मानवता नष्ट हो जाएगी। और उसके बाद में उन्हें बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहना दिए जाएंगे। ये क्लीन क्लोथ यहाँ पे किसका प्रतीक है? ये कफन का प्रतीक है। मरने के बाद में जो साफ कपड़ा उठाया जाता है, पहनाया जाता है, ये उसकी बात करता है कवि यहाँ पे, कि उन्हें बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहना दिए जाएंगे। एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स, और वे सब अपने भाइयों के साथ में चलेंगे। वॉक यानी चलना, देर यानी अपने, वे नहीं चलेंगे, उन्हें ले जाया जाएगा। और ब्रदर्स यानी भाई, यानी युद्ध में चाहे इस देश का मरा है चाहे उस देश का मरा है, यहाँ पे इसने दोनों को एक संज्ञा दी है कि संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी पुरुष हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, वो सब भाई हैं। तो वो सब एक साथ जाएंगे, उसके बाद में मरने के बाद में कोई अंतर नहीं होगा, फिर सब एक साथ जाएंगे। इन द शेड, छाया में, शेड का मतलब यहाँ पे छाया है, और छाया का मतलब यहाँ पे क्या है? छाया का मतलब यहाँ पे कब्र से है। अर्थात उन्हें बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहना करके और सबको एक साथ ले जा करके दफन कर दिया जाएगा। उन्हें स्थायी रूप से हमेशा के लिए छाया में सुला दिया जाएगा। डूइंग नथिंग, और फिर वे कुछ नहीं करेंगे। डूइंग यानी डू यानी करना, नथिंग कुछ नहीं। और उसके बाद में जब उन्हें दफन कर दिया जाएगा तो वे कुछ नहीं करेंगे, यानी मृत्यु के बाद में कुछ नहीं हो सकता है। फिर न वे युद्ध करेंगे, न वे शोरगुल करेंगे, न वे अशांति करेंगे, बिल्कुल शांति से वो हमेशा के लिए सोते रहेंगे। अब इसके अंतिम स्टेंजा में कवि कहता है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। ये कहता है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप पूरी तरह से हमेशा के लिए शांत हो जाएं। जो कुछ मैं कह रहा हूं या कहना चाहता हूं
उसे आपको कंफ्यूज होने की, भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कहता है? वोट, जो कुछ भी, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, वॉन्ट यानी चाहना, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, उससे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कंफ्यूज मीन्स क्या होता है? भ्रमित होना, उलझन में पड़ना कि ये कहना क्या चाहता है, इस बात से आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये नहीं कहना चाहता है कि आप पूरी तरह से शांत हो जाएं, अर्थात आप मृत्यु को प्राप्त कर लें, ऐसा ये नहीं कहना चाहता है। और ये कहना क्या चाहता है, इससे आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पूरी तरह से सिर्फ निष्क्रिय हो जाएं। टोटल यानी पूर्णतः, पूरी तरह से। और इन एक्टिविटी का मतलब है किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी आप नहीं करें, किसी प्रकार की हरकत या हलचल नहीं करें। इन एक्टिविटी का मतलब है निष्क्रियता, पूरी तरह से आप निष्क्रिय हो जाएं, सक्रिय न रहें। इस प्रकार का जो शोरगुल है, हो हल्ला है, लड़ाई झगड़ा है, युद्ध है, इन सब चीजों में आप एक्टिव न रहें, इन सब चीजों में आप इनएक्टिव हो जाएं, पूरी तरह से इन एक्टिविटी की ये बात करता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा ये कहता है। मैं ये कहना चाहता हूं, कवि कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ ऐसी गतिविधियों में भाग न लें, बाकी आप मृत्यु को प्राप्त हो, ऐसा मैं कहना नहीं चाहता। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, जीवन वही होता है जो इसके बारे में है। लाइफ यानी जीवन, जीवन के बारे में कई सारे लोगों ने कई प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि लाइफ स्ट्रगल है, संघर्ष है। कुछ व्यक्ति कहते हैं जो चल रहा वही जीवन है। कुछ लोग कहते हैं प्रेम ही जीवन है। कुछ व्यक्ति कहते हैं जल ही जीवन है। तो सबकी अलग अलग थिंकिंग है, सबके अलग अलग विचार है, धारणाएं हैं जीवन के प्रति। यहाँ पे कवि कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि आप मृत्यु को प्राप्त हो, मैं ये चाहता हूं कि आप जिंदा रहे, जीवन जिए। क्योंकि जीवन क्या है? लाइफ, अकॉर्डिंग टू द पोइट, लाइफ इज वॉट, जीवन वही है, इट इज अबाउट, जैसा जिसके बारे में अपन कह रहे हैं, बता रहे हैं, जी रहे हैं। जिस प्रकार से अपन जी रहे हैं, जिस प्रकार के माहौल में अपन रह रहे हैं, जिस प्रकार की शिक्षा अपन प्राप्त कर रहे हैं, वही लाइफ है, उसी का नाम जीवन है। तो आप जीवन के साथ में रहें। आई वॉन्ट नॉट ट्रक विद डेथ, आई यानी मैं, वांट नॉट नहीं चाहता। यहाँ पे हैव टू ट्रक विद का मतलब होता है से संबंध होना। ये सिर्फ इसमें ट्रक विद दे रखा है। हैव नॉट ट्रक विद का मतलब है कोई संबंध नहीं होना, कोई लेना देना नहीं होना। ट्रक, ट्रक का मतलब वाहन से नहीं, ट्रक के साथ में विद, ये ध्यान रखना, ये फ्रेज है पूरा। हैव नॉट ट्रक विद का मतलब से संबंध नहीं होना, कोई लेन देन नहीं होना। और डेथ यानी होता है मृत्यु, ये लाइफ का अपोजिट है। लाइफ यानी जीवन और डेथ यानी मृत्यु। तो ये कहता है कि मृत्यु से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मृत्यु से मेरा कोई संबंध नहीं है। अर्थात शांत रहने का मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप हमेशा के लिए सो जाइए, ऐसा नहीं कहता हूं। मृत्यु से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जीवन वही है जो चल रहा है। इफ वी वर नो सो सिंगल माइंडेड, अब ये भी कहता है कि आज पूरे विश्व की ये स्थिति क्यों हुई, आज पूरे विश्व में अशांति का माहौल क्यों बना, ऐसा कब नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। इफ, अगर, वी वर, अगर हम नहीं होते, नो नहीं, सो यानी इतने, सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड का मतलब है संकीर्ण विचारधारा के। सिंगल का मतलब ऐसे एक से है, अपने ही बारे में सोचना, उसे अपन क्या कहेंगे? सिंगल माइंडेड। अर्थात अपन यदि संकीर्ण विचारधारा के नहीं होते, अपना यदि सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम का होता, तो ऐसी स्थिति नहीं होती। हम अपने बारे में सोचते हैं, हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने देश के बारे में सोचते हैं, दूसरे देश के बारे में नहीं सोचते। पैब्लो नेरुदा ऐसा कहते हैं। अगर हम इस प्रकार के नहीं होते, संकीर्ण विचारधारा के, अबाउट कीपिंग, रखने के बारे में, रखने के लिए, आवर लाइव्स, हमारे जीवन को, मूविंग यानी चलता हुआ, हम हमारे जीवन को चलता हुआ रखने के लिए अगर, अर्थात अपन सिर्फ ये नहीं सोचते कि अपना ही जीवन चलता रहे और किसी का जीवन नहीं चले, अपन यदि ये नहीं सोचते, एंड और फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए यदि अपन कुछ नहीं करते, अर्थात एक बार के लिए अपन चुप रहते, शांत रहते, नथिंग, कुछ नहीं करते, परहैप्स, शायद, ए हुज साइलेंस, तो शायद एक बहुत बड़ी शांति हो सकती थी। HUGE, हुज माने क्या होता है? विशाल, विशाल या
बड़ा, बहुत बड़ी, ग्रेट। साइलेंस यानी सन्नाटा, चुप्पी या शांति। साइलेंस का क्या अर्थ है? साइलेंट होना, चुप होना, सन्नाटा या शांति। तो ये कहता है, कवि कहता है कि अगर हम सिर्फ ये सोच करके कि अपना ही जीवन चलता रहे और सब मृत्यु को प्राप्त हो, और अपन इतनी संकीर्ण विचारधारा के नहीं होते। अपन का मतलब यहाँ पे संसार के सभी लोगों से है। हम का मतलब हम सब, पृथ्वी के सभी लोग, सभी व्यक्ति, सभी देशों के। अगर हम ऐसा नहीं करते और हम एक बार के लिए यदि शांत रहते, कुछ नहीं करते, तो शायद, परहैप्स का क्या अर्थ है? शायद। हुज साइलेंस का मतलब है विशाल या अत्यधिक शांति, विश्व में अत्यधिक शांति होती, सब लोग बड़े शांति से रह रहे होते। माइट इंटरप्ट, और जो कि टोक सकती थी। इंटरप्ट यानी टोकना, रोकना, बाधा पहुंचाना। दिस सैडनेस, इस उदासी को, दिस यानी है और सैडनेस यानी उदासी। सैड यानी उदास और सैडनेस ये नाउन है, सैडनेस का मतलब है उदासी। और इस प्रकार की जो युद्ध के बाद में पूरे संसार में उदासी, मायूसी छाई हुई है, आज ये नहीं होती, ये टूट गई होती, उदासी या मायूसी टूट गई होती। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स एंड पुट थ्रेटनिंग आवर सेल्स विद डेथ, क्योंकि हम कभी भी अपने आप को नहीं समझ पाए। नेवर, नेवर मीन्स क्या होता है? कभी नहीं। और अंडरस्टैंड माने क्या होता है? समझना। आवर सेल्स यानी हम अपने आप को, स्वयं को। वी, आवर, आवर्स, ये अस के बाद में इसका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आवर सेल्स, अपने आप को, स्वयं के लिए। नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। लेकिन हम अपने आप को यानी मनुष्य स्वयं को, अपने आप को कभी नहीं समझ पाया। एंड और ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्स विद डेथ, और अपने आप ही डरता रहा। थ्रेटन मानी होता है डरना, धमकी देना, डराना। डराने को, धमकाने को भी क्या कहते हैं? थ्रेटन कहते हैं। थ्रेट, थ्रेट मानी खतरा, डर, धमकी। थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का मतलब है डरा रहा, अर्थात धमका रहा। और सेल्स, अपने आप को, विद डेथ, मृत्यु से। डेथ मीन्स क्या होता है? मृत्यु। और इस प्रकार से कवि कहता है कि व्यक्ति अपने आप के बारे में नहीं समझ सका, कि इस प्रकार से यदि अपन संकीर्ण विचारधारा को लेकर के अपने ही बारे में सोचते रहे, तो विश्व में पूरी तरह से अशांति होगी। और उसके बाद में दूसरे लोगों को ही नहीं, यदि अपन दूसरे व्यक्तियों को कुछ ना कुछ नुकसान करेंगे, तो अपने साथ भी अंत में खतरा रहेगा, डर रहेगा मृत्यु का। और हमें अपने आप में भी मृत्यु से डरते रहे। तो एक बार इसको, पूरी स्टेंजा को आप दोबारा देखना। कवि कहता है कि जो कुछ मैं कहना चाहता हूं उसे आपको कंफ्यूज होने, भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार की गतिविधियों में भाग ना लें, आप इस प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह से निष्क्रिय रहें। निष्क्रियता, इन एक्टिविटी। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन क्या है? मैं नहीं चाहता कि आप मृत्यु को प्राप्त हो, मैं चाहता हूं कि आप जिंदा रहें, जीवित रहें, इस पूरे विश्व के व्यक्ति। और जीवन वही है जैसा कि इसके बारे में कहा जाता है, या जैसा चल रहा है। आई वॉन्ट नॉट टू ट्रक विद डेथ, और मृत्यु से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति का लेना देना या संबंध किससे हो? डेथ से हो। डेथ मीन्स मृत्यु। इफ वी वर नो सिंगल माइंडेड, अगर हम इतने एकाग्र या फिर ये कह सकते हैं संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति नहीं होते, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अपन ये नहीं सोचते कि अपना ही जीवन चलता रहे, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए संसार में यदि अपन कुछ नहीं करते, तो शायद एक अलग ही प्रकार की विशाल शांति विश्व में होती। और आगे ये कहता है माइट इंटरप्ट, और जो कि वो शांति, हुज साइलेंस होती वह। माइट का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं? हल्की संभावना के लिए। जब संभावना होती है लाइट, तो वहां पे मॉडल आता है माइट। माइट इंटरप्ट, तो शायद वह टोक सकती थी, रोक सकती थी, तोड़ सकती थी। दिस सैडनेस, इस उदासी को। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स, जिसको कि हम अपने आप में कभी नहीं समझ पाए, और हमें दूसरों को डराने के चक्कर में इस मृत्यु से स्वयं भी डरते रहे। ये दूसरी स्टंजा में कवि कहना चाहता है। इस स्टंजा का भावार्थ ये हो गया कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डराता है, तो वह स्वयं भी डरता है। अगर अपन किसी दूसरे व्यक्ति को मृत्यु का भय दिखाते हैं, तो वही भय वापस हमें भी प्राप्त होता है। परहैप्स, अंतिम स्टंजा ये है। परहैप्स माने होता है शायद। द अर्थ, पृथ्वी, शायद ये धरती, ये पृथ्वी, पृथ्वी इतनी विशाल है, इसके ऊपर अपन रहने वाले छोटी छोटी बातों के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन पृथ्वी इतनी विशाल है, इसके ऊपर कितने सारे पक्षी, प्राणी, जीव जंतु रहते हैं, लेकिन ये पृथ्वी हमें बहुत बड़ा सबक देती है।
परहैप्स शायद द अर्थ पृथ्वी कैन टीच पढ़ा सकती है, सिखा सकती है अस हमें, शायद ये पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एक व्यक्ति के कहने से या किसी भी व्यक्ति के कहने से कोई व्यक्ति इन सब चीजों को जो पोइम में कवि बता रहा है, ये कहता है कि ये नहीं मानने वाला, नहीं सीखने वाला, विश्व के कोई व्यक्ति इस चीज को नहीं मानने वाले कि शांत रहो, लेकिन पृथ्वी शायद हमें सिखा सकती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी चुपचाप चले जा रही है, पृथ्वी नियमित गति से चुपचाप चलती है, ये कभी आवाज या शोरगुली नहीं करती है। तो ये कहता है कि शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, टीच यानी सिखाना पढ़ाना, एज वेन जब ये एवरीथिंग सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ, सीम्स प्रतीत होता है, SEEM सीम यानी प्रतीत होना, आभास होना, महसूस होना, डेड यानी मृत, जब हमें इस धरती पर सब कुछ मृत प्राय प्रतीत होता है, मरे हुए के समान लगता है, सब कुछ हमें लगता है कि सब कुछ ही नष्ट हो चुका है, तब भी ये पृथ्वी चलती रहती है, धरती चलती रहती है। एंड लेटर, और लेटर का मतलब पहले वाली, यानी ये पृथ्वी प्रूव साबित होती है, टू बी अलाइव जिंदा, प्रूव माने होता है साबित होना, प्रमाणित होना, और अलाइव मीन्स क्या होता है? जिंदा। जब हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर युद्ध के कारण पूरी तरह से शांति हो गई है, सब लोग मर चुके हैं, उसके बावजूद भी पृथ्वी कंटिन्यू चलती रहती है और ये हमें जिंदा प्रतीत होती है, जिंदा लगती है, अपने आप को जिंदा साबित भी करती है। प्रूव माने होता है साबित करना, और अलाइव यानी जिंदा। अर्थात ये कहता है कि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं युद्ध करके ही जिंदा रह सकता हूं, युद्ध करके व्यक्ति का विनाश तय है, वह चुप रह करके, शांत रह करके भी पृथ्वी की तरह लगातार गति कर सकता है, लगातार अस्तित्व में रह सकता है, लगातार चल सकता है। अब अंतिम स्टेंजा में आपको कहता है कि मैंने इस पृथ्वी का उदाहरण देकर के शांति रखने से क्या होगा, किन व्यक्तियों को इससे फायदा होगा, ये इसके बारे में बता करके पहले और दूसरी स्टेंजा में, और उसके बाद में ये जीवन के बारे में क्या कहना चाहता है, मृत्यु के बारे में क्या कहना चाहता है, इन सब चीजों के बारे में बता करके अंत में उदाहरण दिया कि पृथ्वी जिस प्रकार से नियमित रूप से चल रही है, वैसे अपन भी शांत रह करके अपने काम कर सकते हैं, चल सकते हैं। अब ये कहता है कि चलो इस बात को यदि आप स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो मैं आपको कहता हूं, अंत में प्रतिज्ञा करवाता हूं, आपसे वचन या वादा दिलवाता हूं, नाउ अब आई विल काउंट अप टू 12 है। अब यहां पे इसने आई के साथ विल लिखा है, ध्यान रखना, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 है, अब मैं 12 तक गिनूंगा। अब ये कह रहा है, शुरू में इसने शुरुआत इसी लाइन से की थी कि चलो हम 12 तक गिनते हैं, अब ये कह रहा है कि आपको मैंने बता दिया, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड आई विल काउंट अप टू 12 है, और अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू विल कीप क्वाइट, और उसके बाद में आप सभी शांत हो जाओगे। कीप क्वाइट यानी शांत रहना, चुप रहना। मैं 12 तक गिनती गिनूंगा और उसके बाद में आप सब चुप हो जाओगे, शांत हो जाओगे, एंड आई विल गो, और उसके बाद में मैं चला जाऊंगा। आई विल गो का मतलब है उसके बाद में मैं आपको समझाने के लिए नहीं आऊंगा, उसके बाद में मैं चला जाऊंगा जब आप पूरी तरह से शांति हो जाएंगे। तो ये अपनी तीसरी पोइम है, इसका शीर्षक कीपिंग क्वाइट का मतलब है शांति रहना। आप इसको शब्दार्थ करें, उसके बाद में इसके मीनिंग्स याद करें, इसका भावार्थ करें, और इसमें से जितने 2-4 प्रश्न छोटे छोटे बनते हैं उन प्रश्नों को आप एकदम माइंड में रखें, दिमाग में उनको रखें कि कौन सा प्रश्न कितने वेटेज का कहां से आ सकता है। इनके क्वेश्चन आंसर वाले जो आगे अपन कक्षाएं करने वाले हैं, उनमें इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो आपको और बता दिए जाएंगे। कविता का सारांश ये है कि हमें जीवन में शांत रह करके भी सारे कार्य हम कर सकते हैं, और हमें शांति पूर्वक ही सारे कार्य करने चाहिए, युद्ध की कोई तैयारी विश्व में नहीं करनी चाहिए। इस पाठ का टाइटल विश्व शांति हो सकता है।